साथियों राम राम प्रणाम। रीट मेंस 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया। जी हाँ साथियों, और लेवल 1 के लिए सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों की एक ही भर्ती है। जी हाँ साथियों, एक ही एग्जाम होगा। तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन किस में जाएगा? साथ ही साथ लेवल 2 के लिए केवल संस्कृत शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन आया है, यानी कि सामान्य शिक्षा विभाग का बाकी है साथियों। तो ये एक बहुत बढ़िया खबर रह सकती है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ कौन कौन है जो इस भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकता वरना डीबार हो जाएगा, और साथियों महिला आरक्षण को लेकर क्या मुद्दा है, और साथ ही साथ आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए शुरू करते हैं, हर एक मुद्दे पर विस्तार से बात कर लेते हैं। भैया सबसे पहली बात तो देखो, आपको सबको ही पता है कि लेवल 1 के लिए 5000 तो सामान्य शिक्षा में पद आए हैं, 449 पद जो है वो संस्कृत स्कूल में सामान्य शिक्षकों के लिए हैं। इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है, इसके लिए भी भर सकता है और इसके लिए भी भर सकता है। लेकिन ये जो 187 पद है जो संस्कृत स्कूलों में संस्कृत शिक्षा वाले हैं, यानी कि जिन्होंने संस्कृत स्कूलों से पढ़ाई करी है, संस्कृत में शिक्षा शास्त्री करी है, ये 187 पद केवल उनके लिए है। यानी टोटल 5636 पद है। तो प्रत्येक विद्यार्थी जो लेवल 1 का है, चाहे आपने कहीं से भी डीएलएड करी हो, बीएसटीसी करी हो, या कहीं से भी आपने 12th करी हो, आप लोग इन दोनों में तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी भर सकता है, दोनों में एक ही फॉर्म भरने में आएगा, ध्यान रखना। लेकिन जो इस 187 पदों के लिए है जिनके 12th के अंदर, जी हाँ साथियों, यानी जिन्होंने संस्कृत स्कूल से, ध्यान रखना, संस्कृत विद्यालय, यानी जो उपाध्याय जो अपन बोलते हैं वो संस्कृत विद्यालय जो है, वहां से अगर आपने स्कूल एजुकेशन कंप्लीट किया है तो ही आप ये 187 पे फॉर्म भर सकते हैं। खास बात समझो, इन दोनों के लिए तो एक ही फॉर्म भरने में आएगा, लेकिन इन 187 पदों के लिए अलग से दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी सामान्य विद्यार्थी है उनको तो सिर्फ ये फॉर्म भरना है। कैसे चयन होगा? तो भैया आपको क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको चॉइस भरनी पड़ेगी कि पहली चॉइस मेरी सामान्य शिक्षा विभाग की है और दूसरी चॉइस संस्कृत शिक्षा विभाग की। यानी सामान्य शिक्षा विभाग में नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो संस्कृत शिक्षा विभाग में ट्राई करो। एक ही भर्ती एक ही एग्जाम से इस प्रकार सिलेक्शन होगा। लेकिन जो ये संस्कृत स्कूल वाले हैं, इनको यहाँ पे 2 एग्जाम देने हैं और चॉइस इनको 3 मिलेगी। जी हाँ साथियों, इनको ये इसमें भी जा सकते हैं, ये इसमें भी जा सकते हैं। तो इसके लिए तो एक फॉर्म भरेंगे, वही फर्स्ट और सेकंड चॉइस करेंगे। लेकिन जो ये 187 पद है, इसके लिए ये दूसरा फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना, फॉर्म भरेंगे ये दूसरा, और इनकी पहली चॉइस या दूसरी चॉइस जो है, जो भी है, तो उसके लिए एग्जाम भी अलग होगा, ध्यान रखना। तो इसके लिए मेरिट भी अलग आएगी। समझ गए मेरी बात? चलिए, इसके अलावा आपको पता है लेवल 2 के लिए 2123 पद है। ये केवल संस्कृत जो स्कूल है उनकी भर्ती है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। ध्यान रखना, आपने अगर सामान्य से बीएड करी है, सामान्य से बीए करी है, बीएससी करी है, हर एक विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकता है। ये संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। संस्कृत विषय के टीचर बनने के लिए संस्कृत सब्जेक्ट चाहिए। बाकी कोई भी विद्यार्थी, जैसे अगर साइंस मैथ्स के विद्यार्थी हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लैंग्वेज भी संस्कृत होना जरूरी नहीं है। समझ गए ना मेरी बात में? यानी रीट में भी संस्कृत होना जरूरी नहीं है। अगर आप गणित विज्ञान का, सामाजिक का, अंग्रेजी का फॉर्म भर रहे हो तो केवल संस्कृत के लिए जरूरी है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है ना, ये केवल संस्कृत स्कूल की ही भर्ती है, यानी कि सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जो बहुत सारी चर्चा चल रही है, ये मेरे विचार है, देखो कि भैया 100% पद बढ़ाने का नियम है, लेकिन पद ही 0 आए हैं तो 100% बढ़ेंगे तो 0, लेकिन पद आए नहीं है। समझो मेरी बात, 0 और नहीं आने में अंतर है। मान लो कि नवंबर के मिड में या लास्ट में नवंबर में जाके डीपीसी हो गई, सीटें खाली हो गई। मान लो कि 20,000 की डीपीसी हुई, लेवल 2 में 20,000 की वैकेंसी खाली हो गई सामान्य शिक्षा विभाग में, तो भैया आपके लिए 20,000 की नई भर्ती सामान्य शिक्षा विभाग की आ जाएगी। इसके बाद ये आरएसएसबी और गवर्नमेंट का सवाल है कि वो इन दोनों को मर्ज करके एग्जाम कराते हैं या अलग अलग एग्जाम कराते हैं, वो उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन सामान्य शिक्षा विभाग वाले जो बच्चे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी भर्ती आएगी लेकिन लेट आएगी। अब बहुत सारे कह रहे सर आप तो कह रहे थे पद बढ़ेंगे, पद बढ़े। अरे मैं कहीं भगवान थोड़ी हूँ यार, ठीक है ना। मैंने डीपीसी का मुद्दा उठाया हर बार, और डीपीसी होनी है, देखो गवर्नमेंट भी चाह रही होनी है, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन चलो उलझा हुआ मामला। फॉर्म की डेट है भैया वो 7 नवंबर यानी आज से लेके 6 दिसंबर तक रहेगी, और एग्जाम जो आपका 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में रहेगा।
क्या पद बढ़ेंगे, हर एक मुद्दे पर चलिए बात करेंगे अपन। पहले सबसे पहली बात तो हाँ भैया सिंपल से चीज है, देखो अगर आप मैथ्स में हो ध्यान रखना, ये जो पहले ड्रीम नंबर सुना है क्या आपने, नहीं सुना ना, छठी की नई बुक्स आई है तो नई बुक्स का नया सिलेबस भी है ना, इसीलिए जो कंप्लीट मैथ्स अगर पढ़ना चाहते हो आप, रीट ले चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, तो भैया आपके अगर 50 कमेंट होते हैं, जी हाँ साथियों, अगर 50 कमेंट होते हैं तो मैं आपको लाइव आके मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐप के ऊपर भी। और बाकी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, द जेकेएम सीरीज आप डाउनलोड कर लो। साथ ही साथ साथियों टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे वो लेवल 1 की हो या लेवल 2 में गणित विज्ञान हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो आप द जेकेएम सीरीज ऐप डाउनलोड कर लो। शानदार टेस्ट सीरीज है, नए पैटर्न पे आधारित, जो भी मैंने बोला ना कि छठी क्लास का सिलेबस बिल्कुल नया है पुरानी किताबों से, तो उनके भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित है। द जेकेएम सीरीज ऐप डाउनलोड करो। चलिए आ जाओ, पहले पहले तो भैया कौन कौन है जो फोरम नहीं भर सकता है वरना डीबार हो जाओगे, तो सिंपल सी बात है, किसी भी ऐसे पुरुष, अभी महिला आरक्षण पे भी बात करेंगे अपन, एक से अधिक जीवित पत्नी हो या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपकी एक से अधिक जीवित पत्नी है तो पात्र नहीं है। हो सकता है जैसे पहले वाली वाइफ है उससे डिवोर्स हो गया हो, है ना, कोर्ट के अंदर, और उसके बाद शादी करी हो तो चलेगा, या फिर जो है विधुर हो गए हो, यानी कि पहले वाली पत्नी जो है उनकी डेथ हो गई हो, दूसरा शादी किया तो चल जाएगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्रवाई में छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। तो इसके लिए तो क्या विशेष आधार है, वही है जी। किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि किसी महिला आवेदक भी यहाँ से बाहर है, यदि वो, अब 2 पति से तो शादी होती नहीं अपने यहाँ पे, लेकिन अगर वो खुद चल जाती है ऐसे पति के पास जिसके पहले ही पति है, तो उसकी पत्नी है तो उसका नहीं होगा। और इसके बाद में कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो, तो ये तो चलो कोई करता नहीं है। अगला, इसके अलावा देखो यहाँ पे बच्चों वाला जो है, ये भी मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी जिसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात, यानी देखो 1 जून 2002 से पहले पहले अगर आपके पास जितनी भी संतान है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे हो तो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अब मान लो एक बच्चा इसके पहले है तो उसके लिए क्या नियम है वो एक अलग बात है, बाकी यहां नहीं होगा। 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हरित नहीं समझा जाएगा जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है, ठीक है ना। किसी आवेदक के पूर्वोत्तर प्रसव से, अब ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो कि पहली जब डिलीवरी हुई थी तब एक बच्चा था, लेकिन सेकंड डिलीवरी में जुड़वा बच्चे पैदा हो गए तो वो आवेदक पात्र माना जाएगा। जी हाँ साथियों, उसको यहाँ पे एक ही काउंट किया जाएगा। लेकिन मान लो किसी की पहली डिलीवरी में जुड़वा बच्चे थे, ठीक है ना, यानी 2 बच्चे हो गए, और सेकंड डिलीवरी में एक हुआ तो उनके बच्चों की काउंटिंग 3 मानी जाएगी साथियों। इसीलिए इस चीज को समझ लेना। तो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ एक बच्चे किंतु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से 1 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चे को 1 इकाई समझा जाएगा। किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इसी संतान की जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निशक्त हो गणना नहीं की जाएगी। जी हाँ साथियों, मान लो किसी के पहला बच्चा हुआ और वो निशक्त है, यानी दिव्यांगजन किसी भी कैटेगरी में आ सकता है, तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी, उसको छूट रहेगी। यहाँ पे उनके 3 बच्चे भी हो सकते हैं, यानी समझ गए मेरी बात में। चलिए, तो ये तो अपना हो गया बच्चों के लिए। इसके और देखो, कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है, मान लो आपने सेकंड मैरिज की है, जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं है, उसे निर्धारित नहीं किया जाएगा यदि ऐसे पुनर्विवाह में एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो, ठीक है ना। इस उपनियम के उपसंबंध किसी विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होते हैं। कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मा खरीदा, यानी कि अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना, करने या काट छाट करने, यानी जाली वाली अगर कोई भी काम करोगे तो भैया आपको देखो साफ साफ लिखा हुआ डी बार कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे कि भैया 30% जो है, मतलब 50% का रूल क्या है, क्योंकि मदन दिलावर साहब ने कहा था कि भाई मैं लेवल 1 में 50% का रूल लाऊंगा, लेकिन चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 दोनों के लिए क्या नियम आया है, तो महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण साफ साफ लिखा हुआ है कि 37 और पूर्व वर्गानुसार 30% आप महिलाओं को आरक्षण जो कितना देय होगा, 30% देय होगा।
महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरण, किसी वर्ग जो भी दे रखे जितने भी वर्ग है कि पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, देखो क्या करना पड़ेगा, जो भी विवाहित महिला है पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रिमिनल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी आप ओबीसी में हो या एमबीसी में हो तो आपको अपने पिता के आय के आधार पे काम होगा, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस में है तो आपको पिता और पति दोनों के आय के आधार पे आपका जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जारी होता है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब बात करते हैं कि सर पद बढ़ सकते हैं क्या। अच्छा, एक और देखो, 2 संतान के लिए अभी कुछ चल भी रहा है, जैसे कि भी ये निकाय चुनाव आ रहे हैं तो 2 बच्चों की बाध्यता हटाने के ऊपर जो है सरकार का मुद्दा चल रहा है। तो अभी ये चुनाव में ट्रेड बाई चांस अगर चुनाव में हट जाते हैं तो आगे जाके हो सकता है कि भर्तियों में भी ये बाध्यता हट जाए। अभी इसके लिए कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं कि क्या पद बढ़ेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर पद खाली तो है, देखो खाली तो है, ये तो कंफर्म है, लेकिन समायोजन अभी होना है क्योंकि अधिशेष भी है, बहुत सारी जगह एक ही जगह 2 लगे हुए हैं और जितने पद खाली है। तो जब ये समायोजन हो जाएगा तो उस समय कितने पद निकल के आते हैं सामने, उसके आधार पर पद बढ़ाए जा सकते हैं। बाकी नियम क्या है, तो नियम है भैया कि 100% पद जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। यानी ये जितनी भी भर्ती निकली है, यानी भी लेवल 1 में सामान्य शिक्षा विभाग में 5000 की भर्ती निकली है तो 10,000 की हो सकती है अगर पद खाली होते किसी भी वजह से, चाहे प्रमोशन से हो या किसी और वजह से, ठीक है। और लेवल 2 में जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसकी तो वैकेंसी नहीं आई है, ध्यान रखना, पद 0 नहीं है। बहुत सारे कहेंगे पद 0 है तो बढ़ा के कितने कर देंगे, भर्ती ही नहीं आई है। सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती अलग से आएगी। अब वो कब आएगी, जब डीपीसी हो जाएगी। अब डीपीसी अगर आज ही हो जाए तो आज ही आ जाएगी, तो लगभग चांसेज है कि नवंबर दिसंबर में डीपीसी होने की पूरे चांसेज है। अगर हो जाती है, क्योंकि सरकार का काम पूरा है, बस कोर्ट से निकलती होनी है, हो जाती है तो भैया सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती की वैकेंसी आ जाएगी। बाकी संस्कृत शिक्षा विभाग में पद खाली होते तो यहाँ पे भी 100% पद बढ़ाए जा सकते हैं। ओके साथियों, तो बाकी एक टोटका बता देता हूँ आपको, सिलेक्शन का सिंपल सा है। वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। साथ ही साथ अगर कंप्लीट मैथ्स पढ़नी हो या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, अभी इसी वक्त द JKM 3 ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि 40% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट थे भाई लोगों के लिए आज अब इसी वक्त से दिया जा रहा है। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट आते रहती है।